देखो सुनो, अगर माँ अपनी लड़कियों से नौकरी करवाना चाहती हैं तो अपने दिल और दिमाग को खोल कर रखें। ऐसे ही आज हम एक कहानी लेकर आए हैं, बेटियाँ। कहानी है मालती जोशी जी की। तो लड़कियाँ कहती हैं दुनिया जहान की लड़कियाँ नौकरी करती हैं, क्या सब ऐसे रंग बिखेरती हैं? सभी तो ऐसी नहीं होती हैं। तो शुरू करते हैं कहानी को, बेटियाँ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हैं। तो हम इसी तरह और नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। शुरू करते हैं। स्कूल से लौट कर देखा, नीचे स्कूटर खड़ा हुआ था। थोड़ा दिमाग पर जोर दिया तो याद आया फूफा जी का है। मन में थोड़ा खटका भी हुआ। अपने रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी तो इस इंसान से, पता नहीं क्यों। ऊपर आकर देखा, मेरा अंदाज एकदम सही था। श्रीमान फूफा जी सोफे में धंसे हुए थे और माँ तिपाई पर बैठकर उनसे बात कर रही थी। माँ पर बड़ा गुस्सा आया। तिपाई क्या कोई बैठने की चीज़ है? कुर्सी पर बैठ जाएंगी तो क्या फूफा जी की बेइज्जती हो जाएगी? पता नहीं कौन सी युग में जी रही हैं। उन्हें नमस्ते करके मैं भीतर चली गई। दीदी चाय छान रही थी। लाओ मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। अरे तुम हाथ मुँह तो धो ले। पर मैं मानी नहीं, ट्रे लेकर बाहर आई। माँ उठो, वहाँ कुर्सी पर बैठो, मैंने आदेशात्मक स्वर में कहा। यह दीदी के बस का थोड़ी ही था। माँ के उठते ही मैंने ट्रे तिपाई पर रख कर आगे सरका दी और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ गई। आजकल कहाँ हो? वही निवेदिता में पेमेंट ठीक ठाक करते हैं? हाँ, प्राइवेट स्कूल के हिसाब से ठीक ही करते हैं। मुझे डर लगा कि अब वे पूछेंगे कितना देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं गोल ही कर जाती ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा पूछना अभद्रता है। पर उनका अगला प्रश्न था, सुनीता आजकल क्या कर रही है? बंसल ग्रुप में है, पिछले 7 सालों से वहीं है। वे लोग तो बनिए हैं, काम कसकर लेते होंगे और पेमेंट के नाम पर ठेंगा। इस प्रश्न का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वे बोले, विनीता वहीं है सर्किल ऑफिस में? जी। अब तो उसके 2 इंक्रीमेंट ड्यू हो गए होंगे, कुछ मिलाकर कितना पड़ जाता होगा? माँ मुँह खोलने ही वाली थी कि मैंने उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप कर दिया और खाली कप लेकर भीतर चली आई। दीदी कितनी अच्छी बात है ना कि हम 3 ही बहनें हैं, नहीं तो शायद यह इंटरव्यू कभी ख़त्म ही नहीं होता। बोर हो गई मैं तो। अरे ये आदमी दूसरे कोई बात ही नहीं करता। दीदी बोली, तुम्हारे आने से पहले यही सब कुछ मुझसे पूछा जा चुका है, तो फिर दोबारा पूछने में क्या तुक थी? कहीं इनकी पोस्टिंग इनकम टैक्स में तो नहीं हो गई? क्या पता, पर उन्हें सबकी सैलरी में बड़ा इंटरेस्ट है। माँ से भी पेंशन का हिसाब ले चुके हैं। छोटी अगर इनके सामने आ गई तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम दोनों ने तो इन्हें झेल भी लिया, पर उसमें इतना पेशेंस नहीं है, कुछ भी बोल देगी। मैं थोड़ा बाहर ही बैठती हूँ। माँ को भी उनके साथ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। एहतियात के तौर पर मैं पुनः बाहर आकर बैठ गई। स्कूल में 5 घंटे मगजमारी करने के बाद घर आकर थोड़ी देर लेटने का मन होता है। ईश्वर से मना रही थी कि ये बोर प्राणी जल्दी से विदा ले ले, पर वे थे कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोचा होगा अब आए हैं तो तीसरी से भी मिलकर ही जाएंगे। विनीता रोज की तरह 6:15 बजे लौटी। घर में अनचाहे मेहमान को देखकर वह भी थोड़ी बोर ही हो गई, पर नमस्ते तो करनी ही थी। उन्होंने पूछते ही प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी। और सुनाओ, कैसा चल रहा है? जी ठीक है। आजकल तुम्हारे सीई कौन है? अग्रवाल, R.K. अग्रवाल। दफ्तर तो शायद तुम्हारा MP नगर में है ना? जी। फिर लंच के लिए न्यू मार्केट तक क्यों आती हो? MP नगर तो होटलों से भरा पड़ा है। विनीता का चेहरा एकदम फक हो गया। फिर धीरे धीरे वह तमतमाने लगा। मैंने एकदम कहा, छोटी दीदी कब से चाय लेकर बैठी हैं, जल्दी से जाकर ले लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी।
उसे तो खिसकने का बहाना ही चाहिए था। वह तुरंत भीतर चली गई। अब फूफा जी माँ से मुखातिब हुए। आज दोपहर को एक छोकरे के साथ होटल में खाना खा रही थी। मैंने सोचा आपके आगाह कर दूं, कल को कुछ ऊंच नीच न हो जाए। मुझे तो जैसे आग लग गई। माँ भीतर की ओर मुँह करके विनीता को तलब करने जा ही रही थी कि मैं फुफकार कर उठ खड़ी हुई। फूफा जी, आप तो बल्लभ भवन में है ना? फिर लंच के लिए रोज़ पहाड़ी उतरकर न्यू मार्केट तक आते हैं? वे एकदम सक पका गए, फिर तुरंत संभल कर बोले, रोज़ कौन आता है अनीता? दोस्त लोग इसरार करते हैं तो कभी कभार मानना भी पड़ता है। तो यहीं आप विनीता के लिए क्यों नहीं सोचते? लड़की नौकरी कर रही है, ऑफिस में कभी किसी को ट्रीट देनी भी पड़ती है, कभी किसी से लेनी भी होती है। तो अब वह पिद्दी सी लड़की भाई साहब की बराबरी करेगी। माँ झल्लाई। देखिए, मैंने तो अपना समझकर आपको सावधान कर दिया, आगे आपकी मर्जी। नहीं फूफा जी, आपने अपना समझा होता तो वहीं रुककर उससे बात करते, लड़के का पता ठिकाना पूछते। वह तो आपने किया नहीं, शिकायत करने यहाँ दौड़े चले आए। आपको यह शोभा नहीं देता। चुप कर लड़की, माँ घुर्राई। पर मैं चुप नहीं हुई। कहा फूफा जी, पापा की तेरही खाकर आप जो गए हैं तो उसके बाद आज दर्शन दिए हैं। इस बीच आप लोगों ने कभी यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। अपने लोग क्या ऐसे होते हैं? वे एकदम उठ खड़े हुए। चलता हूँ भाभी जी, मैं नहीं जानता था कि आपकी बेटियों के पर निकल आए हैं, उन्होंने कहा और दंदनाते हुए सीढ़ियाँ उतर गए। उनके जाते ही माँ मुझ पर फट पड़ी। 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? हर बात का जवाब देना क्यों ज़रूरी है? अब वे पूरी बिरादरी में जाकर मेरे नाम के कसीदे पढ़ेंगे कि लड़कियों को क्या अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे बोलने का शौक़ नहीं है माँ, पर तुम्हारी वजह से बोलना पड़ता है। तुम्हें अगर अपने बच्चों का पक्ष लेती, उनकी गलतियों को छुपा लेती तो क्या परेशानी थी? पर नहीं, तुम तो उल्टे सबके सामने ही डांटने डपटने लग जाती हो। अभी जो मैंने फूफा जी को खरी खोटी ना सुनाई होती तो तुम उन्हीं के सामने छोटी का झोंटा पकड़कर पूछताछ शुरू कर देती। इसी तमाशे की उम्मीद में तो वे आए थे, पर हाय बेचारे को निराश लौटना पड़ा। तो तुम क्या समझती हो वे चले गए हैं? तुम्हें छोटी को बख्श दूंगी, उससे पूछूंगी नहीं। तो इम्तिनान से पूछ लेना वह कहीं भागी तो नहीं जा रही। देखो माँ, लड़कियों से अगर नौकरी करवानी है तो दिल और दिमाग दोनों खुले रखने होंगे। दुनिया जहान की लड़कियां नौकरी करती हैं, क्या सब ऐसे रंग बिखेरती हैं? क्या रंग बिखेर दिए उसने? किसी ने कुछ कह दिया और तुम लगी ताल ठोंकने। इसी से तो रिश्तेदारों को सह मिलती है। मैंने यह विषय वहीं समाप्त कर देना चाहा था, पर तभी विनीता सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ पूछो माँ, क्या पूछना है? इस समय वह काफ़ी सहज लग रही थी। उसका आत्मविश्वास देखकर लग रहा था कि वह संभावित हमले के लिए तैयार होकर आई है। उसकी दिलेरी से माँ चौंकी तो पर विचलित नहीं हुई। दबंग स्वर में पूछा, होटल किसके साथ गई थी? फूफा जी ने बताया तो था। लड़के का नाम बता। क्या इस शहर के सब लड़कों को तुम जानती हो? वह तुझे होटल क्यों ले गया था? अभी अनुदी ने बताया तो था। नौकरी में यह सब चलता ही रहता है। तेरे पापा भी तो उसी दफ्तर में थे, सुपरिंटेंडेंट थे, पर उन्हें तो कभी किसी ने खाने का निमंत्रण नहीं दिया। यहाँ मेरा कसूर तो नहीं है माँ, और तुम अगर जरा सी बात पर यूँ पंचायत लेकर बैठ जाओगी तो ठीक नहीं होगा, कह देती हूँ। उसने जैसे धमकी ही दे डाली। सुनीता दीदी ने बीच बचाव किया। यह बात नहीं है बिनी, तुम इतनी छोटी हो, इसी से जिक्र होती हो, और तुम्हारा दफ्तर तो घांग लोगों से भरा पड़ा है। तो यह तब नहीं पता था जब मुझे नौकरी पर भेजा गया था। छोटी तो मैं तब भी थी, शायद आज से भी 3 साल छोटी थी। उसका रुख एकदम आक्रामक हो गया था। नौकरी को लेकर वह बेहद टची हो गई है।
सब जानते हैं कि यह नौकरी उस पर जबरन थोपी गई है और यह जतलाने का एक भी मौका वह हाथ से नहीं जाने देती। नौकरी करने का मतलब यह तो नहीं कि जिस तिस के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरूं। माँ बदस्तूर जारी थी। अब बस भी करो माँ, विनीता, भगवान के लिए तू ही चुप हो जा। चल कमरे में चलकर आराम करते हैं। आई हूँ, तब से यही चकचक मची हुई है। मैं उसे खींचकर कमरे तक ले गई। वह हम बहनों का साझा कमरा था, पर उसने मुझे भीतर आने ही नहीं दिया। एक तरह से परे ढकेलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपमानित सी बाहर खड़ी रह गई। दीदी रसोई में सब्जी काट रही थी। मैं भी पहुंच गई। लाओ कुछ करवा दूँ। क्यों, आज ट्यूशन नहीं जाना है क्या? जाना भी चाहूँ तो कैसे जा सकती हूँ? वो महारानी तो दरवाज़ा बंद करके बैठ गई है। आई हूँ तब से मैंने ना मुँह धोया है ना कपड़े बदले हैं। ऐसी भूतनी सी कैसी चली जाऊँ? आज ना जाओ तो अच्छा है। क्यों? माँ को एक तुम ही काबू कर सकती हो। मुझे तो वह घास नहीं डालती, मुझसे ही डरती है। आज तुम ना होती तो अच्छा तमाशा हो जाता। तमाशा वैसे भी कौन सा कम हुआ है। आज तो हमने झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मात कर दिया। मैंने कनस्तर से आटा निकालते हुए कहा, अरे रहने दे। दीदी परात खींचने लगी। तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगी? तुम्हारा मुँह देखूँगी? वही देखने लायक तो क्या बात थी? दीदी ने वो सांस भरकर कहा। अपने सामान्य रंग रूप को लेकर बेचारी बड़ी कुंठित रहती थी। उनकी यही व्यथा उन शब्दों में प्रकट हो रही थी। विषय बदलने की गरज से मैंने कहा, और माताराम कहाँ है? गैलरी में बैठी चौधरी आंटी की प्रतीक्षा कर रही है। प्रवचन में जाना है ना। बेचारी चौधरी आंटी, वह इनकी तरह फुर्सत में थोड़ी ही है। बेचारी घर भर को खाना खिलाएगी तब बाहर निकलेगी। यहाँ तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा दीदी, अगर हमारे यहाँ 3 बहनें नहीं होती, सब भाई ही होते, तो माँ क्या करती? उन्हें भी रसोई में जोत देती। तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी खूब दौड़ता है। दीदी मेरी बात पर हंस रही थी, पर मैंने कोई गलत नहीं कहा था। पापा की मृत्यु की बात से माँ ने किचन में पाँव नहीं दिया था। कहती, अब किसके लिए बनाऊँ, जैसे हम लोगों का कोई वजूद ही न हो। हमेशा अपने दुख को लेकर बिसूरती रहती। कभी यह नहीं सोचा कि केवल उन्हीं पर वज्रपात नहीं हुआ है, उनकी बेटियां भी अनाथ हो गई हैं। उनका रुख देखकर हम लोगों ने आपस में काम बांट लिया था। दीदी सुबह 9 से 2 बजे तक काम पर जाती थी। मेरा स्कूल 12 से 5 तक था, इसलिए सुबह का खाना मैं बनाती थी। शाम को दीदी देख लेती थी। विनीता छोटी थी और हमेशा छोटी ही बनी रही। भाभी जी, नीचे से चौधरी आंटी की आवाज़ आई। माँ तो तैयार ही थी। उन्होंने भीतर आकर जैसे दीवारों से कहा, मैं जा रही हूँ, और चली गई। हम दोनों निशब्द उनका सीढ़ियों से उतरना सुनते रहे। बड़ी देर बाद दीदी बोली, अनु, माँ का कुछ करना पड़ेगा। क्या? देखो ना, इतना पूजा पाठ करती हैं, व्रत उपवास करती हैं, सत्संग में जाती हैं, पर उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि और भी बदतर होता जा रहा है। दीदी ठीक कह रही थी। पापा की मृत्यु के बाद से माँ बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी। पता नहीं कैसी असुरक्षा की भावना उनके मन में घर कर गई थी कि वे हर किसी को संदेह की दृष्टि से देखने लगी थीं। मेरी तो उनसे हमेशा झड़प हो जाती है। दीदी बेचारी बहुत शांत और सहनशील है, पर मैं बहुत मुँहफट हूँ। किसी की गलत बात तो मैं सह ही नहीं सकती। विनीता को इतने दिनों तक हम लोग छोटी सी मासूम सी गुड़िया समझते थे, पर जब से नौकरी करने लगी हैं, वह मेरे भी कान काटने लगी हैं। माँ चली गई तो दीदी ने कहा, अनु, एक बार दरवाज़ा खटखटा कर देख तो, मुझे डर लग रहा है। तुम क्या सोचती हो, वह पंखे से लटक जाएगी? चुप कर, जो मुंह में आया बोल देती हो। फिर डर किस बात का लग रहा है? मैंने छेड़ा। दीदी झेप गई। यही डर लग रहा है रे। आजकल रोज़ तो किस्से सुनती हूँ, फिर भी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।
आत्महत्या वे करते हैं जिनके सपने टूट जाते हैं। बिनी ने तो अभी सपने देखना शुरू किया है। मेरा अनुमान एकदम सही था। करीब 8:30 बजे वह बाहर निकली और रोज़ की तरह लड़िया कर बोली, दीदी खाने का क्या डील डॉल है? बहुत भूख लग रही है। खाना तो लाडो कब से तैयार है, मैंने कहा। हम तो बस तुम्हारे को भवन की खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोज़ की तरह तीनों खाने की मेज पर बैठी। माँ ने रात का खाना करीब करीब छोड़ ही दिया था। फिर भी विनीता ने पूछ ही लिया, माता श्री का आज क्या फिर उपवास है? उपवास भी है और उन्हें प्रवचन में भी जाना था। उनसे कहो यार कि मज़े से दोनों वक्त खाएं पिए और खुश रहे। जियो और जीने दो। भूखी रहती हैं तो दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, सारा घर परेशान होता है। उसके इस कथन पर हमने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। दीदी मुझे बार बार इशारा कर रही थी कि मैं उस लड़के के बारे में पूछूं। उनकी अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने जानबूझकर उन्हें अनदेखा किया। मैं खाने को बदमज़ा करना नहीं चाहती थी। हम लोग रोज़ की तरह कैसेटों की, सिनेमा की, क्रिकेट की बातें करते रहे। भोजन सानंद संपन्न हो गया। सोचा था रात को इत्मीनान से विनीता से बात करूंगी, पर वह तो बिस्तर पर पड़ते ही सो गई थी। दिन भर की थकान और तनाव अब उसके चेहरे से गायब थे और वह एक बच्ची की तरह मासूम लग रही थी। दीदी भी ज़्यादा देर तक जागने की आदी नहीं है। सुबह 5 बजे से उठ जाती है, इसलिए रात 10 बजते बजते उनकी आंखें फपकने लगती हैं। मैं लेकिन देर तक सो नहीं सकी। सोचने का रोग मुझ में कुछ ज़्यादा ही है। पापा की मृत्यु के बाद से ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। आज भी मुझे पापा की मृत्यु के बाद का सारा घटनाक्रम याद आ रहा था। शाम को सब लोग रोज़ की तरह पापा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संदेशा आया, पापा अस्पताल में है। हम लोग सब भागे भागे अस्पताल पहुँचे। तब तक सब समाप्त हो चुका था। लोगों ने बताया कि शायद दफ्तर में अचेत होते ही उनके प्राण निकल गए थे। अस्पताल ले जाना तो मात्र औपचारिकता थी। अगले 10-12 दिनों में घटनाक्रम इतनी तेज़ी से घूमता रहा कि सोचकर आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति की मृत्यु कितने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर गई थी। पापा की राख ठंडी भी ना हो पाई थी कि सबको घर परिवार की चिंता सताने लगी। चिंता की तो बात ही थी। आखिर 3 लड़कियों की जिम्मेदारी का सवाल था। मम्मी को पेंशन तो मिलने वाली थी, पर उससे क्या होता? उन दिनों दीदी की बस काम कर रही थी। वहाँ भी बहुत अच्छा वेतन नहीं था। सबसे बड़ा सहारा था अनुकंपा नियुक्ति का, और सबसे ज़्यादा ऊहापोह भी उसी को लेकर थी। माँ का तो प्रश्न ही नहीं था। कुल जमा 8वीं पास थी। बहुत होता प्यून की नौकरी मिल जाती, पर वह हम में से किसी को भी गवारा नहीं थी। अगली कहानी को दूसरे भाग में पूरा करेंगे। अभी कहानी और है जिसे हम दूसरे भाग में सुनाएंगे। धन्यवाद।